हेलो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो? सभी ठीक हो? देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्टडी करेंगे रिसर्च के बारे में। रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं, रिसर्च में क्या होता है, पायलट स्टडी क्या होती है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होती है, मेन मीडियम मोड क्या होता है, इस तरह के मिला के हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रिसर्च क्या है? रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक सर्च फॉर ए फैक्टर, किसी भी सर्च ऑफ ए फैक्टर एंड रिलेशनशिप। इसके बारे में रिसर्च इज ए साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक सर्च फॉर ए फैक्टर एंड रिलेशनशिप। लिखिए। रिसर्च 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 इज ए साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक सर्च फॉर ए न्यू फैक्ट। किसको? न्यू फैक्ट्स। फॉर है न्यू फैक्ट्स एंड रिलेशनशिप। तो रिसर्च के अंदर क्या है, हम किसकी स्टडी करते हैं? रिसर्च इज ए साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक सर्च फॉर ए न्यू फैक्ट एंड रिलेशंस के बारे में। इसके बारे में थ्री बेसिक सर्च, या स्टेज। है। ये किसके नाम से जाता है? पिक के नाम से। क्या है? पिक के नाम से। कैसे? प्लानिंग क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन और नेक्स्ट कम्युनिकेशन अप्रोच। किसके बारे में? कम्युनिकेशंस अप्रोच रिजल्ट। कैसा? कम्युनिकेशंस अप्रोच रिजल्ट। पहला क्या है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कम्युनिकेशंस अप्रोच रिजल्ट। है कि नहीं? देखो, रिसर्च अब रिसर्च के बारे में वेरिएबल और रिसर्च के, अगर मैं किसकी बात करूं, कंपोनेंट्स की बात करूं या सर्वे की बात करता हूं, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होता है। अब रिसर्च के अंदर क्या है? अभी इसी रिसर्च के अंदर है, रिसर्च के अंदर एक होता है रिसर्च सर्वे, सर्वे। रिसर्च के अंदर क्या होता है? एक सर्वे होता है। सर्वे अप्रोच ऑफ रिजल्ट प्राइमरली। देखो, सर्वे अप्रोच रिजल्ट प्राइमरली सर्वे अप्रोच रिजल्ट प्राइमरली फोकस ऑन प्रेजेंट। इसके ऊपर फोकस ऑन प्रेजेंट, फोकस ऑन प्रेजेंट
जो हमने सर्वे, ये कहने का मतलब जो सर्वे अप्रोच, कहने का मतलब जो सर्वे किया जाता है वह सर्वे किसके ऊपर डिपेंड है? प्रेजेंट के अंदर, या जो भी सर्वे, जैसे कि गांव-गांव के अंदर, ढाणे-ढाणे के अंदर, मोहल्ले-मोहल्ले के अंदर जो सर्वे किया जाता है वह किसको निर्धारित करता है? प्रेजेंट को निर्धारित करता है। कौन सी अप्रोच को निर्धारित करता है? वह प्रेजेंट अप्रोच को निर्धारित करता है। किसको? प्रेजेंट अप्रोच को निर्धारित करता है। देखो सर्वे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है। सर्वे की मैं बात करूँ तो सर्वे अप्रोच के अंदर क्या है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है। कौन सा? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है। कौन कौन सा है? डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है। क्या मुकेश? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अति महत्वपूर्ण आने लायक है उसी चैप्टर के बारे में हम क्या डील करेंगे। अदरवाइज जो ज़्यादा वेटेज रखता है आने को, और एक आध क्वेश्चन मोस्टली हो सके मिल जाए, बहुत बढ़िया है। देखो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल का इसको क्या बोलते हैं? नॉन हैज। इसको डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या बोलते हैं? नॉन हैज अफेक्ट। डिपेंडेंट वेरिएबल को, और डिपेंडेंट वेरिएबल नॉन हैज इफेक्ट, और इफेक्ट इसको क्या बोलते हैं? इफेक्ट। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉन हैज कॉज। डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको तो इफेक्ट बोलते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉन हैज इफेक्ट, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉन हैज क्या बोलते हैं? उसको कॉज। किसके अंदर रखा गया है? इंडिपेंडेंट के वेरिएबल को कॉज के अंदर रखा गया है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको क्या है? उसको इफेक्ट वेरिएबल। इसका क्या प्रभाव है? जब सर्वे है, सर्वे का क्या प्रभाव पड़ा? सर्वे जो किया उस सर्वे का क्या कॉज रहा? किस तरह का सर्वे किया गया? देखो बता दिया। अब ये सर्वे, सर्वे दो तरह से, एक तो लिमिनेशन, डिलिमिनेशन और लिमिनेशन। क्या है? डिलिमिनेशन और सेकेंडरी लिमिटेशन। लिमिनेशन, लिमिटेशन, डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, डिलिमिटेशन क्या है? डिलिमिटेशंस हैं, डिलिमिटेशंस के अंदर उसका कट ऑफ पॉइंट लिया जाता है, और उसके उस कट ऑफ पॉइंट के ऊपर डिलिमिटेशन है। इस डिलिमिटेशंस के अंदर फोकस ऑन किसके ऊपर किया जाता है? कट ऑफ पॉइंट दी रिसर्च डी नॉट प्रूव है। कट ऑफ पॉइंट अब क्या लिया जाता है? जैसे ये रिसर्च स्टडी है, इसके अंदर इसका टॉप लेवल पे ये है, तो इसका कट ऑफ पॉइंट, दैट इज द कट ऑफ पॉइंट लिया जाता है। देखो कट ऑफ पॉइंट, कट ऑफ पॉइंट, पॉइंट ऑफ ACHES रिसर्च का क्या है? कट ऑफ पॉइंट लिया जाता है। अब ये कट ऑफ पॉइंट क्या है? डू नॉट डिनोट, ये निर्धारित करता है प्रूफ को। क्या है? प्रूफ को। डू नॉट प्रूफ। देखो अगर इसका रिसर्च का अगर कट ऑफ पॉइंट लिया है, अगर रिसर्च का कट ऑफ पॉइंट लिया जाता है तो उस पॉइंट पर यूँ नहीं बताता है कि इस रिसर्च की एक्यूरेसी क्या है, रिसर्च का जो आउटपुट है कैसा रहा। और लिमिटेशन, लिमिटेशन वीक पॉइंट ऑफ द रिसर्च, वीकनेस ऑफ द रिसर्च, वीकनेस ऑफ द रिसर्च that do not actual result। दोनों की बात यही है कि अगर सर्वे किया जाता है, अगर सर्वे अच्छा नहीं किया,
अगर सर्वे प्रॉपर रूप से नहीं किया गया है तो दोनों के रिजल्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या आता है, फॉल्स रिजल्ट आता है। इनके अंदर सर्वे के अंदर डिलिमिटेशन और लिमिटेशंस के अंदर भी ये बात बताया गया है कि सर्वे अगर आपने प्रॉपर रूप से नहीं किया या सर्वे को जिस तरह से करना चाहिए था उस तरह से नहीं किया गया तो रिजल्ट की मोस्ट और मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फॉल्स रिजल्ट आता है। इसका उतार लिया। देखो दूसरा काम पायलट स्टडी। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर। देखो प्यारे विद्यार्थी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है? इट इज ए समरी ऑफ कट ऑफ एंड इट इज ए समरी ऑफ करंट। देखो रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इट इज ए समरी, इसमें क्या लिया जाता है, इट इज ए समरी ऑफ करंट, किसकी, इट इज ए समरी ऑफ करंट थेराप्यूटिक एंड साइंटिफिक नॉलेज के, किसके, थेराप्यूटिक एंड साइंटिफिक नॉलेज के, थेराप्यूटिक एंड साइंटिफिक नॉलेज की, फिक नॉलेज। It is a summary of current therapeutic and scientific knowledge। उस नॉलेज की जो क्या है, करंट समरी लिया जाता है। क्या लिया जाता है, करंट समरी अबाउट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, अबाउट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम, अबाउट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम what is known and what is known and what is not known and what is known, what is not known, and what is known and what is not known about the problem। इस प्रॉब्लम के बारे में वो जानकारी देता है या नहीं। नॉन एंड नॉट नॉन अबाउट द प्रॉब्लम। देखो रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर इट इज ए समरी ऑफ करंट थेराप्यूटिक एंड साइंटिफिक नॉलेज की, किसकी समरी है, थेराप्यूटिक एंड साइंटिफिक नॉलेज की, अबाउट द पर्टिकुलर, अबाउट द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, व्हाट इज नॉट एंड व्हाट इज नॉन अबाउट द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम की जानकारी के विषय में वह करंटताओं को बताती है या करंटताओं के बारे में इम्प्रॉपर्टता इसके द्वारा बताई जाती है। किसके द्वारा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, किसके अंदर, रिव्यू ऑफ। अब पायलट स्टडी क्या है, पायलट स्टडी इज ए स्मॉल सब्जेक्ट। देखो पायलट स्टडी, सेकंड है पायलट स्टडी, पायलट स्टडी, स्टडी आप पायलट स्टडी बोल सकते हो, आप पिलोट स्टडी बोल सकते हो, जो आपकी मर्जी हो वो बोल सकते हो, लेकिन समझ में आना चाहिए। पिलोट स्टडी क्या है मेरे भाई, पिलोट स्टडी करने से पहले एक स्मॉल स्टडी की जाती है, उसके बाद में लार्ज स्टडी को किया जाता है। वो स्मॉल स्टडी इसलिए की जाती है कि लार्ज स्टडी जब आप करोगे उस समय उस स्टडी का क्या है, रिजल्ट की फॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी को कम करने के लिए, इसको कम करने के लिए देखो पिलोट स्टडी, कौन सी, पिलोट स्टडी। देखो ए स्टडी इज ए स्मॉल स्टडी, पायलट इज ए स्टडी इज ए स्मॉल स्टडी। क्या है, पिलोट स्टडी, पिलोट स्टडी इज ए स्मॉल स्टडी टू ए सैंपल study a pilot study is a small study to
create before the large study is performed because less या डिक्रीज, लेस करना या डिक्रीज the result of decrease the result of fall fall रिजल्ट को कम करने के लिए या इनएप्रोप्रिएट रिजल्ट को कम करने के लिए पिलोट स्टडी की जाती है। दो स्टडी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, करंट का डाटा लिया जाता है। पायलट स्टडी में जो डाटा लिया जाता है वो स्मॉल लिया जाता है, उस स्मॉल डाटाओं से लार्ज डाटा तैयार किया जाता है। उस लार्ज डाटा के बेसिस पे फिर क्या है, एक्यूरेसी वाली क्या है स्टडी की जाती है, ताकि जिस भी सर्वे को किया उसका रिजल्ट की क्या है, मोस्ट एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। देखो अब सैम्पलिंग बात है, अब आता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सैम्पलिंग क्या है, सैंपल क्या है, किस तरह से लिया जाता है, कैसे लिया जाता है। देखो एक सिंपली बात बताऊं कि सैम्पलिंग क्या है, सैंपल क्या है। सैम्पलिंग का ही एक रूप है सैंपल। जैसे घर के सब लोगों के घर पे गेहूं की बोरी है, अब उस बोरी में से अगर एक पर लगा के, कहने का मतलब एक वो ऐसा लोहे का वो डाल के उसके अंदर से जो चीज़ आती है या जो गेहूं निकलते हैं, पूरी बोरी के अंदर से अगर जो गेहूं निकलते हैं, उस गेहूं निकलने को क्या बोलते हैं, उसको सैंपल में से, सैम्पलिंग में से सैंपल को लिया है। इसमें सैम्पलिंग क्या है, एक ग्रुप है। सैम्पलिंग क्या है, एक ग्रुप है। देखो सैम्पलिंग क्या है, एक ग्रुप है। देखो सैम्पलिंग selecting the group that will actually collect the data from your research. Selecting a group of a people to collect the data for, इसके लिए कलेक्ट किया जाता है डाटा, फॉर सैंपल के लिए। अब selecting a group of a people to collect the data for the population, उस population से अगर जो डाटा लेने के लिए प्रोबेबल सैम्पलिंग, दो तरह की सैम्पलिंग होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रोबेबल सैम्पलिंग होती है, नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग होती है। कौन कौन से, प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल। प्रोबेबल सैम्पलिंग, सेकंड होती है नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग, बहुत बढ़िया प्यारा सा उत्तर आएगा इसका। प्रोबेबल सैम्पलिंग, देखो सिंपल सैम्पलिंग कैसे, सिंपल सिंपल सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम स्ट्रेटिफाइड रैंडम, सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लेते हैं,
स्ट्रेटिफाइड रैंडम, क्लस्टर सैंपलिंग, सिस्टेमेटिक सैंपलिंग है। नेक्स्ट क्या है? क्लस्टर सैंपलिंग और सिस्टेमेटिक। क्लस्टर 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 रैंडम, क्लस्टर रैंडम और सिस्टेमेटिक रैंडम, रैंडम सिस्टेमेटिक रैंडम है। कॉन्वीनियंस, कोटा, परपोसिव। कॉन्वीनियंस ये होती है कॉन्वीनियंस, कॉन्वीनियंस, कोटा, QUITO, कोटा, कन्वीनियंस, कोटा और परपोसिव। कौन कौन सी होती है? नॉन, देखो सैम्पलिंग है, प्रोबेबल सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग। प्रोबेबल सैम्पलिंग के अंदर सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, क्लस्टर रैंडम और सिस्टेमेटिक रैंडम। अब में है नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग के अंदर कन्वर्जेंस, कोटा और प्रोपोसिव सैम्पलिंग है। अब हम एक एक के बारे के अंदर अध्ययन करेंगे। देखो क्या हुआ रोहित? कुछ नहीं हुआ? अच्छा, परपोसिव, देख मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम प्रोबेबल सैम्पलिंग, क्या है? प्रोबेबल सैम्पलिंग। प्रोबेबल सैम्पलिंग के अंदर हमने क्या, सिंपल रैंडम। क्या है प्रोबेबल के अंदर? सिंपल रैंडम, सिंपल रैंडम। अब देखो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर क्या है, जैसे मैंने पहला उदाहरण दिया था आपको कि एक गेहूं की बोरी है, गेहूं की बोरी में से पर्ची लगा के जितने में निकलता है उसको क्या बोलते हैं? सिंपल रैंडम बोलते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा देखो, इसी एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ये टोटल क्या है? अगर इसके अंदर से हमने मिन्यूट निकाला, कहने का मतलब इसमें क्या है? कम से कम हमने निकाला। कैसे के लिए? किस तरह से करने के लिए? देखो ये सैम्पलिंग है ना, तो इसको हमने किस निकाला? देखो यहाँ से ये निकालो 2 3 4, दैट इज ए सिंपल सैम्पलिंग। क्या है ये? सिंपल है, सिंपल है, सिंपल रैंडम है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम, अब स्ट्रेटिफाइड रैंडम के अंदर क्या होता है? हम सेकंड स्ट्रेटिफाइड रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम के अंदर, स्ट्रेटिफाइड रैंडम के अंदर ग्रुप के अंदर से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है? ग्रुप के अंदर से लिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये देखो ये ग्रुप है। अब स्ट्रेटिफाइड रैंडम के अंदर इस ग्रुप से कैसे लिया? एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से लिया, एक इसमें से लिया, एक इसमें से लिया। इसको क्या बोलोगे आप? स्ट्रेटिफाइड रैंडम। क्या है? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। क्लस्टर, नेक्स्ट क्या है? थर्ड नंबर पे क्लस्टर। क्लस्टर देखो प्यारे विद्यार्थियों,
क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर क्या होता है, क्लस्टर जैसे कि आप नंबर ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, दैट इज द, ये क्या है, क्लस्टर, एक क्या उठाया आपसे हमने, क्लस्टर उठाया। कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए हमने ये क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर सेम कैटेगरीज के होते हैं, किसके होते हैं, सेम कैटेगरीज के पर्सन होता है। जैसे हमने पहला ये उठाया, दूसरा यहाँ से हमने उठा, तीसरा ये, दैट इज दी, क्या बोलते हैं इसको, क्लस्टर। क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर देखो, पहला 1 2 लिया हमने, 1 2 5 6 लिया हमने, और 15 एंड 16 लिया, दैट इज द, किसको इंडिकेट करता है ये, दैट इज ए क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर एक पेयर्स लिया जाता है, या क्या लिया जाता है, इसके अंदर पेयर्स लेते हैं, ठीक नहीं रहते हैं। लास्ट है सिस्टेमेटिक सैंपलिंग, ये सिस्टेमेटिक रैंडम क्या है, फोर्थ है सिस्टेमेटिक रैंडम, कौन सा है, सिस्टेमेटिक रैंडम। अब सिस्टेमेटिक रैंडम के अंदर क्या होता है, मेरे प्रेडिक्टर को सिस्टम के अनुसार लिया जाता है। कैसे, सिस्टेमेटिक रैंडम के अंदर सिस्टम से लिया जाता है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए काफ़ी इजी और सिंपल एग्जांपल है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो भी, देखो सिस्टेमेटिक रैंडम सिस्टम से उठाया, जैसे हमने 3 उठाया, उसके बाद में हमने क्या उठाया, 6 9 और 12, दैट इज दी, किसका उदाहरण है, सिस्टेमेटिक रैंडम सैंपलिंग। जैसे इसके अंदर से क्या 3 6 9 और 12, इसको क्या बोलोगे हम, सिस्टेमेटिक रैंडम सैंपलिंग में। सिस्टेमेटिक रैंडम सैंपलिंग के अंदर हमने ये सीक्वेंस के अंदर उठाया, जो भी हमने क्या लिया, इसके अंदर जो भी नंबरिंग है या जो भी डाटा, जो वो डाटा कैसे लेते हैं, सिस्टेमेटिक रूप से लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टेमेटिक रैंडम सैंपलिंग। बोलते हैं कि बोलते हैं, बोलते हैं। डाल दिया, देखो नेक्स्ट आता है नॉन प्रोबेबल अब नॉन प्रोबेबल की मैं बात करूँ तो नॉन प्रोबेबल के अंदर कॉन्वेनियंस, या मैं क्या लिखा था, कॉन्वेनियंस कोटा, QUITA, कोटा, कन्वीनियंस हो गया, कोटा हो गया, और एक हो गया परपोसिव। देखो कन्वीनियंस के अंदर क्या होता है, बढ़िया उदाहरण है इसके, कन्वीनियंस कोटा, कोटा और परपोसिव। देखो एक ही उदाहरण से इनको सारों को लपेटने की कोशिश करेंगे। कैसे, कन्वीनियंस के अंदर जैसे हमने नंबरिंग लिखी, कहाँ से नंबरिंग लिखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एग्जाम्पल के लिए। अब देखो कन्वीनियंस सैंपलिंग के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों को एक ही सीक्वेंस से उसको उठा लिया जाता है, किसके अंदर, एक भी सीक्वेंस से। जैसे अब यहाँ से कितना, 1 2 3 4, मतलब एक ही सीक्वेंस है। तो अब इस सीक्वेंस के अंदर सबसे मैक्सिमम तो क्या होता है, मैक्सिमम फॉल्स डाटा आने की संभावना रहता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर रूप से पता ही नहीं चला कि उसमें कि उस सर्वे की एक्यूरेसी क्या है। कोटा के ऊपर है, जैसे आप ले लो
जैसे 50 ईयर की पर्सन ले लो एग्जांपल के लिए, जैसे 50 साल के हमने पर्सन को लिया, 60 साल के ग्रुप को लिया, कितने 60 साल के ग्रुप को लिया, अब 55 साल के ग्रुप को लिया, तो उसके अंदर कोटा के अंदर एक ग्रुप को लिया जाता है। जैसे इतने साल को लेना है, इतने साल को लेना है, क्या ये दैट इज ए कोटा है, क्या ये। और एक होता है परपोसिव। अब परपोसिव के अंदर देख मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परपोसिव का सबसे सीधा सा उदाहरण है, जैसे किसी भी एग्जाम्पल के लिए ले लिया कि 10th क्लास हो गया, 10th क्लास को आपने उठा लिया, आपने 12th क्लास को, दैट इज ए ग्रुप। देखो ग्रुप ऑफ ए 10th क्लास, ग्रुप ऑफ ए 12th क्लास, टोटल उन पर्सन को लिया, तो ये क्या है, नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग। कैसा है, नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग के अंदर मोर चांस ऑफ फॉल्स अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबल सैम्पलिंग। अब और इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, उदाहरण। काफी है क्या हुआ प्रियंका, उतार नहीं रहे, राहुल क्या हुआ, पंचायती करने आए हो। ये 10th क्लास है, कितना है ये 10th क्लास है, ये 12th क्लास है। उतार ले विकी, समझने में क्या है इसमें, कॉन्वेनियंस के अंदर ये है कि जैसे आपका एक लाइन मतलब क्लास के अंदर एक लाइन के अंदर है, या सीधा से इसका एक और उदाहरण है, एक प्रार्थना के अंदर एक लाइन के अंदर अगर 20 से 25 बंदे हैं, उसके अंदर से आपको 4 बंदे 5 बंदे 6 बंदों को उठा लिया, तो अभी इतने से तो हम ये इंडिकेशन नहीं कर सकते हैं कि टोटल बच्चों के लिए कैसी सिचुएशन क्रिएट होगी, और या इसके अंदर इस सर्वे की एक्यूरेसी क्या होगी। ठीक है, चलो और देखो अब आता है स्ट्रेटिफाइड स्टेटिक्स। स्टेटिक्स देखो दोस्त, स्टेटिस्टिक 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 स्टेटिक्स स्टेटिक्स क्या है, न्यूमेरिकल डाटा टू मेक टू, क्या है, न्यूमेरिकल डाटा टू मेक टू, न्यूमेरिकल डाटा डाटा टू मेक टू, न्यूमेरिकल डाटा टू मेक टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस, मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस, make to multiplicity of cases। देखो इसका शानदार उदाहरण है मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन और मॉड, मीन मीडियन मॉड, फटाफट उतार लो, मीन मीडियन और मॉड।
देखो मेन का एकदम मेन, मीडियन, मीडियन और थर्ड है मॉड। देखो मेन मीडियन मॉड क्या होता है, मैं एक ही एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि मेन क्या है। मेन, मेन क्या, जैसे आपने औसत के बारे में जाना है, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, सेम मेन उसी तरह का होता है। कैसे, एग्जांपल कर देखो, तो ले लो 1 2 3 4 5 6 7, जितना तुम्हारी मर्जी हो। देखो अब मेन के अंदर होता है, मेन की वैल्यू x है। मेन में क्या होता है, ये 3 + 10 15 20 एंड 28 28। औसत कितना है इनका, देखो इनका औसत कितना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। तो टोटल इनका स्कोर कितना है, 3 6 10 15 21 15 21 और 28, कितना है 28। अब टोटल संख्या कितनी हो, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है कि नहीं, 7 चौक 7 को 4 बार कटा 28, कितनी बार, 4 बार। तो इसका मेन क्या है, 4 आया, इसका मेन क्या है, 4 आया। अब इसी प्रकार से इसी एग्जांपल पर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो चेंज कर देंगे, 3 ले लो, 7 ले लो, ये ले लो, 8 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो। मीडियन वैल्यू 1 2 3 4 5, देखो कुछ भी ले लो, इसके क्या है, नाम से क्या है, मीडियन, क्या है, मीडियन। इसकी कौन सी वैल्यू लेंगे हम, मीडियन वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है 6 है, इसको लेते तो इधर ज़्यादा हो जाता है। मीडियन वैल्यू कितनी आई, 5 + 8 = 2, 8 5 13, 13 में से 2 7.5, इसका मीडियन पॉइंट कितना है, 7.5, आया कि नहीं आया, नहीं आया। चलो देखो उदाहरण के लिए कोई भी संख्या ले ली हमने, 3 ले ली, 5 ले ली, 5 ले ली, 8 ले ली, 5 ले ली, 6 ले ली, ठीक है, कोई भी संख्या है, कुछ भी ले लो, उसके मीडियन, जैसे हम 4 लोग बैठे हुए हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 और 10 लोग लाइन से बैठे हुए हैं, और 10 लाइन लोग बैठे हुए हैं, तो उसके बीच के बंदे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बीच के बंदे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यही मीडियन है। मीडियन में भी क्या कर रहे हैं, बीच की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब मोड के अंदर क्या है, मोड के अंदर क्या है, नंबरिंग, रिपीटेशंस ऑफ ए सेम नंबर और मोर देन, जिसका नंबरिंग ज़्यादा होगी, जिसकी नंबरिंग ज़्यादा होगी, कैसे, जैसे 2 7 8 2 9 10 2 10 15। अब देखो इस तरह की कोई भी XYZ वैल्यू जिसकी नंबरिंग 10 का रिपीटेशन कितने समय आ रहा है, 2 टाइम, 10 का रिपीटेशन कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम, और 2 का रिपीटेशन कितने टाइम आया, 3 टाइम। तो हमारा मोड क्या हुआ, हमारा मोड हुआ, मोड, हमारा मोड कितना हुआ, 3, हमारा मोड कितना हुआ, 3 हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अब कैसा आया समझ में, मीन मीडियन मोड, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आने की संभावना है, एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। चलो देखो इसी के कुछ भागों के अंदर हमें डाला गया है प्रोफेशनल ट्रेंड्स को, क्या है, प्रोफेशनल ट्रेंड्स को इसी चीजों के अंदर हमने डाला गया है। अब देखो इसके अंदर, हाँ देखना मेरे फ्रेंड, प्रोफेशनल ट्रेंड्स क्या है, प्रोफेशनल ट्रेंड, फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्सिंग नर्सेज, दैट इज ए प्रोफेशनल ट्रेंड्स का।
प्रोफेशनल ट्रेंड है, ट्रेंड, प्रोफेशनल ट्रेंड। और इसी के अंदर एक टॉपिक आता है फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए नर्सेस। फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्सेज की फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नर्सेज। देखो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है टू प्रमोट हेल्थ, टू प्रमोट करना हेल्थ को, टू प्रिवेंट इलनेस को, टू प्रमोट, टू प्रमोट, प्रमोट कर किसको करेगा? हेल्थ को, टू प्रमोट हेल्थ, टू प्रिवेंट इलनेस, टू प्रिवेंट इलनेस, टू प्रिवेंट इलनेस, इसको टू प्रमोट करेगा हेल्थ को, टू प्रिवेंट करेगा इलनेस को, इलनेस को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा, टू रेस्टोर हेल्थ और टू एलिविएटेड हेल्थ, टू रेस्टोर, टू रेस्टोर, टू रेस्टोर, टू रेस्टोर हेल्थ एंड टू प्रमोट करेगा हेल्थ को, टू प्रमोट किसको? हेल्थ को, रेस्टोर हेल्थ एंड टू एलिवेशंस सफरिंग है, क्या है? टू एलिवेशंस ऑफ सफरिंग, टू एलिवेशन सफरिंग को, टू एलिवेशन, एलिवेशन, टू एलिवेशन सफरिंग को, FFERNG, टू एलिवेशन किसको करेगा? सफरिंग को। देखो टू प्रमोट करेगा हेल्थ को, टू प्रिवेंट इलनेस, टू रिस्टोर हेल्थ एंड टू एलिवेशंस ऑफ सफरिंग को। दैट इज द फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए नर्स, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए नर्सेज। Some essential qualities of nurses, some essential qualities of nurses, some essential qualities, qualities of nurse and nurses की essential qualities क्या है? Some essential क्वालिटीज ऑफ द नर्स, नर्सिंग की एसेंशियल क्वालिटीज क्या है? हॉनेस्टी है, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, हॉनेस्टी होना है, क्या है? हॉनेस्टी, हॉनेस्टी, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंसी, honesty, technical competence, economy of time, material, money, economy of time, material, economy of time, material, money, economic, economic, time, material, material and money, MONEY, economic, time, material और many, courtesy, COURTC, शिष्टाचार, शिष्टाचार, courtesy, economic, time, material and money, patience, obedience, कैसी होना चाहिए? पेशेंस, ओबीडियंस, पेशेंस, PITIENCE,
and obedience, 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 patience, obedience, intelligence and observation, intelligence and observations, intelligence and observation, intelligence and ओबलीजेंस। देखो इसके लिए एक शॉर्ट से ट्रक है एच टी। क्या है? एच टी ई सी पी, ई सी, ई सी पी, एच टी ई सी पी ओ आई ओ, एच टी ई सी पी ओ आई ओ, ओ आई वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। ये टॉपिक है प्रोफेशनल ट्रेंड्स के टॉपिक है जो अंतिम पड़ाव पे चल रहा है। कैसा? देखो ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशंस। देखो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हैं ट्रेड नर्स एसोसिएशंस इन इंडिया। 19 कितने के अंदर ट्रेंड नर्स एसोसिएशंस इन इंडिया। इसको क्या है? ट्रेंड, TRAIND, ट्रेंड नर्स एसोसिएशंस, एसोसिएशन इन इंडिया। कब आया था? ट्रेंड नर्स एसोसिएशंस इन इंडिया, ट्रेंड नर्स एसोसिएशन इंडिया। इसका फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन ये है कि नर्सिंग फील्ड को इम्प्रूवमेंट करना, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ नर्सेज की। इसका फंक्शन क्या है? इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ नर्सेज। नर्सेज की जो क्वालिटीज हैं उस क्वालिटी को क्या है? इम्प्रूवमेंट करना। स्टूडेंट नर्स एसोसिएशंस, स्टूडेंट नर्स एसोसिएशंस इन इंडिया। कौन सा? ट्रेंड नर्स, स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन, स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन, एसोसिएशन नर्स, स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन कब आया था? 1920। अब नर्स स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन, इसका भी जो मेन पर्पज है जो स्टूडेंट को, इसकी स्टूडेंट की फाइनेंशियल क्वालिटीज को दूर करना, स्टूडेंट नर्सेज की फाइनेंशियल प्रॉब्लम टू सोल्व, और क्वालिटी को क्या है? इम्प्रूवमेंट करना, इम्प्रूव द स्टैंडर्ड को, स्तर को सुधारने के लिए क्या? स्टूडेंट नर्स एसोसिएशंस इन इंडिया। ICN, उतार लिया। नेक्स्ट है ICN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। इट ऑर्गेनाइज्ड सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। अब
आईसीएन कब आया? आईसीएन कब आया? 1899 को कब आया आईसीएन? 1899 को। इसका जो मेन फंक्शन है सेमिनार को ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेमिनार। अब सेमिनार का ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। अब सेमिनार का ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेमिनार को किसको ऑर्गेनाइज करते हैं? सेमिनार को और कॉन्फ्रेंस को। किसको? कॉन्फ्रेंस टू इम्प्रूव द क्वालिटीज को। ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार और कॉन्फ्रेंस टू improve the quality of nurses and improve the quality of nurses and standard of the nurses का, और उसकी क्वालिटी और उसका स्टैंडर्ड दी नर्सिंग या नर्सिंग की क्या ये नर्सिंग को स्टैंडर्ड दी नर्सिंग। आईसीएन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। CNF कॉमनवेल्थ नर्स फेडरेशंस ऑफ नर्स। आईसीएन नेक्स्ट क्या है? आईसीएन क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट है CNF कॉमन CNF क्या है नेक्स्ट? CNF कॉमनवेल्थ नर्सेज फेडरेशंस क्या? कॉमनवेल्थ NURS नर्सेज फेडरेशन कॉमनवेल्थ नर्सेज फेडरेशन कब आया? 1973 को। 1973 को। अगर 1973 को एक और कमेटी आई थी, करतार सिंह जी कमेटी आई थी, और इसी के अंदर इस कमेटी के अंदर एनएम को लाया गया था। तो देखो कॉमनवेल्थ नर्सेज फेडरेशंस, इसका मेन क्या है? इसमें भी क्या है? नर्सेज की क्या है? क्वालिटी और उसके स्टैंडर्ड को क्या है? इम्प्रूवमेंट करना। इसके स्टैंडर्ड एंड इसकी क्वालिटीज को क्या है? इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये और नेक्स्ट इसको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प। और नेक्स्ट क्या है? प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प। इसको क्या करते हैं? फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है। कौन से? इसके द्वारा फाइनेंशियल हेल्प को प्रोवाइड किया जाता है। फाइनेंशियल इंडियन नर्सिंग काउंसिल क्या है नेक्स्ट? इंडियन नर्सिंग काउंसिल इंडियन नर्सिंग काउंसिल कब आया है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल देखो इंडियन नर्सिंग काउंसिल दैट इज द इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग
काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल COUNSELL, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। अब इंडियन नर्सिंग काउंसिल 1949 के अंदर, इंडियन नर्सिंग काउंसिल कब आई? 1949 के अंदर आई। कब? 1949। सपोर्ट ऑफ नर्सिंग स्कूल एंड कॉलेज एवरी ईयर्स। देखो, इंस्पेक्शन क्या करता है? ये इंस्पेक्शन करता है, इंस्पेक्शंस ऑफ द स्कूल ऑफ नर्सिंग, स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग। क्या है? ऑफ नर्सिंग, इंस्पेक्शंस ऑफ द स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसका इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो क्या है, ये इम्पोर्टेंट पर्पज है। इट गिव एफिलिएशंस न्यू कॉलेज, इट गिव एफिलिएशंस ऑफ ए न्यू कॉलेज क्या है? ये मान्यता देता है। इट गिव एफिलिएशन ऑफ न्यू कॉलेज, ये क्या है? नई कॉलेज की मान्यता भी देते हैं, एफिलिएशन देता है, न्यू कॉलेज की मान्यता देता है। इट ऑथराइज स्टेट नर्सिंग काउंसिल, क्या है ये? इट स्टेट नर्सिंग क्या है? ये क्या काम करता है? इट इम्प्रूव करता है दी नर्सिंग एंड कॉलेज टू इम्प्रूव। देखो, इट इम्प्रूव द नर्सिंग इट inspection of the school, college and nursing if you the affiliation of a college को क्या ये affiliations देता है। it authorize the state nursing council को, authority किसको देता है? state nursing council को it authority। देखो, authorities देता है, authorities स्टेट नर्सिंग काउंसिल को, एक है स्टेट नर्सिंग काउंसिल को क्या है? ऑथोरिटीज देता है, कि नहीं देता है। एक होता है यूनिसेफ, देखिए यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। इंटरनेशनल, देखो ये कब आया था? 1946 के अंदर। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड क्या है? 1946 को आया था। अब ये 1946 को आया था, तो इसका जो मेन और इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि इम्प्रूव द चाइल्ड हेल्थ थ्रू प्रॉपर इम्यूनाइजेशन से, इम्प्रूव करना चाइल्ड हेल्थ को थ्रू प्रॉपर इम्यूनाइजेशन के द्वारा। क्या करता है ये? इम्प्रूवमेंट करता है, इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड की थ्रू द प्रॉपर
प्रॉपर इम्यूनाइजेशन प्रॉपर रूप से इम्यूनाइजेशन करके क्या है बच्चे की हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करवाता है कि नहीं करवाता है। और एडिक्यूट न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, और क्या है एडिक्यूट न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन, क्या है एडिक्यूट न्यूट्रिशन और ये क्या है हेल्थ एजुकेशन क्या हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। दैट इज द यूनिसेफ का क्या फंक्शन है, इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड थ्रू द प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, बच्चे का प्रॉपर इम्यूनाइजेशन करके बच्चे की माताओं को हेल्थ एजुकेशन देके और एडिक्यूट न्यूट्रिशन प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी देके ये क्या करता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो वर्ल्ड नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब आया था 1948 को, कब आया था वर्ल्ड। अब ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। हेडक्वार्टर क्या है कहाँ पे, इसका जिनेवा के अंदर स्विट्जरलैंड के अंदर है। देखो अगर इसके फंक्शंस की बात करें, इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, इम्प्रूव, देखो ये इम्प्रूवमेंट करता है, डेवलप हेल्थ सर्विस एंड प्रिवेंट डिजीज। ये डेवलप करने का काम करते हैं हेल्थ सर्विस को, हेल्थ सर्विस डेवलपमेंट, इम्प्रूव द health infrastructure, increase the health infrastructure, health educations, क्या प्रोवाइड करता है ये हेल्थ एजुकेशंस एंड प्रोविजंस ऑफ फैमिली हेल्थ सर्विस एंड फैमिली प्लानिंग, प्रोविजंस ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग क्या करता है, प्रोविजन करता है, प्रोविजन ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग का, प्रोविजंस ऑफ हेल्थ और इम्प्रूवमेंट करता है, इम्प्रूव MCH मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को ये क्या करता है, इम्प्रूवमेंट करता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसा लगा। दो है रिसर्च और एक प्रोफेशनल ट्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आने की संभावना है दोस्तों। क्या हो रहा है, तो अच्छा, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ओके।